नमस्कार। नमस्ते। 17 जुलाई 2022 देश के 18 लाख अभिभावकों और विद्यार्थियों के सपनों वाला दिन यानी नीट 2022। पीसीपी प्रिंस सीकर से मैं ओंकार मोहन और आज ये विशेष पैनल नीट 2022 के उन अनछुए पहलुओं को डिस्कस करेगा जिनको विद्यार्थी एग्जाम वाले दिन जिएगा और एग्जाम से एक दिन पहले यानी कल जिएगा और आज रात को जिएगा। क्योंकि जब भी कोई बड़ा इम्तिहान होता है, जब भी कोई बड़ी परीक्षा होती है, जब भी कोई बड़ा एग्जाम होता है तो पूरा परिवार और जिस संस्था से विद्यार्थी तैयारी करता है वो पूरी संस्था उस विद्यार्थी द्वारा साल भर की गई कड़ी मेहनत को रिजल्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए रात और दिन एक करके मेहनत करते हैं। सीकर आज के दिन संपूर्ण उत्तरी भारत की आशा का बड़ा केंद्र है और इसीलिए पीसीपी प्रिंस सीकर से पिछले 3 दिन से एक सीरीज चला रखी थी, गुड लक सीकर, जाओ और जीतो नीट 2022 के लिए। हमारा ऐसा मानना है कि सीकर शिक्षा नगरी के रूप में और आगे बढ़े, इसलिए सीकर से जुड़ा हुआ हर एक विद्यार्थी, सीकर से जुड़ा हुआ हर एक अभिभावक सीकर को उम्मीदों भरी नजरों के साथ देख रहा है और वो उम्मीदें परिणाम में तब्दील हो। इस तरह की दुआएं, इस तरह की इल्तिजाएं, इस तरह की प्रार्थनाएं संपूर्ण सीकर वासियों के जेन से आज निकल रही है। मैं सबसे पहले आपका डाइस से परिचय करवाना चाहूंगा। हमारे बीच ग्रुप के युवा चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सोंडा सर मौजूद हैं। आप शिशु रोग विशेषज्ञ भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, तो दोनों की भूमिका के रूप में आज आप सभी से मुखातिब होंगे। आपके पास में ही सीकर मेडिकल कॉलेज के अधीन संचालित श्री कल्याण अस्पताल, जिसे जिला अस्पताल कहते हैं, सीकर के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर महेंद्र जी खीचड़ मौजूद हैं। और सेंटर में मैं अक्सर कहता हूं कि जिस मातृशक्ति के लिए ये कहा जाता है कि नारी नर पर कल भी भारी थी, नारी नर पर आज भी भारी है और नर नारी का कल भी आभारी था, नर नारी का आज भी आभारी है, उस मातृशक्ति के प्रतीक। और आज के दिन डॉक्टर साहब पूरे देश के सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर, प्रिंट मीडिया में जो चर्चा का बड़ा विषय है, क्योंकि आज का युवा जिस चीज को फैशन मान रहा है उसके ऊपर आपने एक बहुत बड़ा एक सामाजिक कार्यक्रम में उनको दिशा निर्देशित किया था। और मैं कि साहित्य की भाषा में कहूं तो आपका कहना यह था युवाओं को कि जो तुम्हें खूबसूरत नजर आ रही हैं बेटा, वो राह तबाही की ओर जा रही है। नशा, ज्यादा स्पीड में बाइक चलाना, आपने सोशल मीडिया पे वो वीडियो देखा होगा। आप जिला परिषद सदस्य भी हैं, इंदिरा जी गठाला हमारे बीच मौजूद हैं और मुझे आपको ये बताते हुए गर्व है कि आप सीकर के युवाओं के लिए नहीं, अब देश भर के युवाओं के मार्गदर्शक की भूमिका निभा रही हैं। हमारे बीच मौजूद हैं, चूंकि एग्जाम स्ट्रेस लाजमी है, एग्जाम का प्रेशर लाजमी है और उस स्थिति में एक साइकियाट्रिस्ट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, तो सीकर जिला अस्पताल एसके हॉस्पिटल के साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर रामचंद्र जी हमारे बीच मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो आइए इस लाइव सेशन को शुरू करें। उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, इस सेशन को आप शेयर जरूर कर दें ताकि ये उन अभिभावकों और विद्यार्थियों तक पहुंचे जो 17 जुलाई को अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण एग्जाम, एक महत्वपूर्ण इम्तिहान देने जा रहे हैं। और मैं आप सभी को, जो 18 लाख से ज्यादा विद्यार्थी देश भर से इस एग्जाम में बैठ रहे हैं, उन सभी को संपूर्ण प्रिंस एजुकेशन हब की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, मुबारकबाद देना चाहूंगा। आप सफल हों। और हमने परसों ही हमारे पीसीपी के विद्यार्थियों के मंगल कामना समारोह में मैंने ये कहा था कि तू उठ, तू जाग और डरना कम कर दे, तू पीसीपीएन है, जा और नीट की नाक में दम कर दे। 17 जुलाई आप सबकी होगी और मेरी इच्छा है कि ये सीकर की जरूर हो, क्योंकि शिक्षा नगरी सीकर आज संपूर्ण भारत भर में चर्चा का विषय है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं सबसे पहले हमारे युवा चेयरमैन, शिक्षाविद और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष सोंडा सर तक पहुंचना चाहूंगा। सर, 17 जुलाई का प्रेशर विद्यार्थियों पर भी है, अभिभावकों पर भी है और आप पर भी है, आपकी पूरी टीम के ऊपर भी है। तो 17 तारीख की किस तरह की तैयारियां आपके संस्थान के विद्यार्थियों की हैं? सबसे पहले तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि नीट
2022 का इम्तिहान निश्चित रूप से आज के दिन देश भर का इम्तिहान बन चुका है, क्योंकि ये देश भर की बहुप्रतीक्षित परीक्षा है। इसके माध्यम से एक बच्चा एक उस प्रोफेशन में जाता है जिसको दुनिया का नोबल प्रोफेशन कहा जाता है। और इस चीज़ के लिए तैयारी मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी महीने 2 महीने की तैयारी नहीं होती है। बच्चा सालों साल अपनी पृष्ठभूमि बनाता है और फिर तैयार होता है। और यदि किसी बच्चे ने सालों साल किसी एग्जाम की पृष्ठभूमि बना ली तो मैं कहता हूं कि लास्ट के टाइम पे उसे कुछ नहीं करना होता, जो तैयार कर लिया उसको परफॉर्म करके आना होता है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आज 15 जुलाई की इवनिंग है, कल 16 जुलाई का पूरा दिन फ्री रखें जी। नो स्टडी, नो बुक्स जी। आप सिर्फ अपना टेम्पो मेंटेन रखने के लिए आप कुछ क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ताकि आपका टेम्पो बना रहे, लयताल बना रहे, ब्रेन की एक्सरसाइज होती रहे जी। तो निश्चित रूप से जब भी कोई बड़ा एग्जाम होता है तो बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, उनके शिक्षकों के लिए, कोचिंग संस्थानों के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण उम्मीद का दिन होता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो मेहनत करनी थी वो सब कर चुके हैं। अब बारी टेंशन, डिप्रेशन, सोचने, घबराने की नहीं है, अब बारी सिर्फ परफॉर्म करने की है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूंगा, उठो, जागो और जाओ, जीत के आओ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपकी बातों में जो कॉन्फिडेंस झलक रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने बच्चों को भी ये कहा था कि एग्जाम हॉल में आप जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें लेकर के जाएं, लेकिन साथ में कॉन्फिडेंस जरूर लेकर के जाएं, अपनों की दुआएं जरूर लेकर के जाएं। मैं चूंकि हमारे बीच डॉक्टर महेंद्र जी खीचड़ मौजूद हैं, आज के दौर का प्री मेडिकल और आज से 15-20 साल पहले का प्री मेडिकल, क्योंकि आज का विद्यार्थी ये मान रहा है कि मेरे लिए ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, लेकिन आज से 15-20 साल पहले प्री मेडिकल का एग्जाम किस तरह से होता था, जिस दौर से आप निकले हैं, मैं डॉक्टर महेंद्र जी खीचड़ तक पहुंचना चाहूंगा। आप अपने दौर के प्री मेडिकल और आज के दौर के प्री मेडिकल के बारे में बताएं। मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि अभी और 20 साल पहले के जो प्री मेडिकल टेस्ट थे उसमें एकदम से पैटर्न चेंज हुआ है। हमारे टाइम क्या होता, मल्टीपल एग्जाम्स होते थे और राजस्थान पीएमटी होती थी, उसका सिलेबस लिमिटेड होता था, उसका सिलेबस बायोलॉजी का तो बिल्कुल डिफरेंट होता था। और स्टेट जो सीपीएमटी बोलते थे, केंद्र की पीएमटी 15% कोटा उसका होता था, उसका मेनली एनसीईआरटी से आता था। और राजस्थान के स्टूडेंट्स उस टाइम एनसीईआरटी को इतना टच नहीं कर पाते थे, क्योंकि ऐसे गाइडेंस और जो आज वाला है ये सिनेरियो उस टाइम नहीं था। क्योंकि उस टाइम तो लोग आसपास में, अगर राजस्थान में कोई एक जगह थी तो कोटा जी। लेकिन अभी जो सिनेरियो है शेखावटी मेनली सीकर में, जो अपने एजुकेशन में सामान्य एजुकेशन के साथ साथ जो मेडिकल एजुकेशन का जो अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने लोगों को एक गाइडेंस दिया है, तो ये आप सौभाग्यशाली हो कि आपको एक मिला है। तो अब दूसरी बात ये थी कि हमारे टाइम क्या मल्टीपल एग्जाम होती थी तो हमारे सेंटर दूर दूर आते थे जी। जो लास्ट का 1 महीना होता था उसमें हम तो कभी ट्रेन पकड़ के दिल्ली जाते थे, कभी साउथ में अहमदाबाद, या कभी अहमदाबाद, कभी कोई साउथ में एग्जाम होती थी तो हम चक्कर में रहते थे। कभी एम्स वाली एग्जाम होती थी कि आरपीएमटी कब है, तो हमें बेसिकली पता ही नहीं रहता था। आपके तो अभी नज़दीक सेंटर हैं, आप सौभाग्यशाली हो कि बहुत नज़दीक सेंटर मिल रहे हैं और आपको इतनी अच्छी गाइडेंस मिली है। एक ही सिलेबस है कि एनसीईआरटी से अभी तो लगभग तय है कि एनसीईआरटी से आना है, और आपको एनसीईआरटी यहाँ के टीचर्स ने, यहाँ की जो अपने आपकी जो भी फैकल्टी है उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिया है। आप तो शांत मन से अगले 36 घंटे शांत रहिए कि मैंने जो पढ़ा है उसी में से आना है। फिर भी आपकी मन की शांति के लिए कुछ लास्ट के पेपर्स के पैटर्न देख सकते हो कि किस पैटर्न का आता है, उसी हिसाब से आप तैयारी रहें। और आप तो ये कॉन्फिडेंस रखो कि मैं जो करूँगा, गीता का सार है, कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। तो आपने मेहनत कर ली, अब फल अपने आप आएगा। 36 घंटे आप इंतजार कीजिए और अपने अच्छी डाइट से, हल्की डाइट के साथ अच्छी नींद लीजिए। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया था कि आज 3 घंटे 20 मिनट का एग्जाम है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ आना नहीं है। साल भर आप जिन भी हाथों में रहे हैं, बहुत जिम्मेदार हाथों में रहे होंगे, इसलिए बहुत आसान है नीट को क्रैक करना। चूंकि हर एग्जाम का एक साइकोलॉजिकल पक्ष भी डॉक्टर साहब होता है। एग्जाम से पहले अलग मनोस्थिति रहती है, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन अलग मनोस्थिति रहती है, एंड पोस्ट एग्जामिनेशन अलग मनोस्थिति रहती है। तो हमारे बीच मनोवैज्ञानिक के रूप में कहें, साइकोलॉजिस्ट के रूप में कहें, एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर रामचंद्र जी मौजूद हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप
एग्जाम का मनोवैज्ञानिक पक्ष हमारे बीच साझा करें। सर देखो, बच्चे हैं तैयार, जैसे सर ने बताया कि आप जो भी करोगे अभी कुछ नहीं कर पाओगे ज़्यादा। जो आपने 1 साल 2 साल 3 साल जो तैयारी की है उसको आपको परफॉर्म करना है। और जैसे सर ने बताया कि आपको आज ज़्यादा नहीं करके आप रेस्ट करना है, हल्का खाना लेना है। लेकिन फिर भी कहना बहुत आसान होता है, जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो घबराहट, बेचैनी, जिसको एंजाइटी कहते हैं कि परफॉर्मेंस एंजाइटी, वो हो ही जाती है और वो इनविटेबल है। अगर नहीं होती है तो वो आदमी ज़िंदा नहीं है। तो घबराहट होना ज़रूरी है। बट घबराहट में भी क्या होता है कि एक लेवल होता है, स्ट्रेस का एक लेवल होता है, वो एक यू स्ट्रेस होता है। बहुत कम स्ट्रेस होता है तो आदमी परफॉर्म नहीं करता है कि बाद में देखेंगे, कल कर लेंगे। और एक बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ब्रेक डाउन होता है। यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस, तो वो यू स्ट्रेस की एक ऑप्टिमल अराउजल है, वो होना बहुत ज़रूरी है। तब आदमी अपना परफॉर्मेंस दे पाता है। अब ये आता है कि साहब स्ट्रेस के लक्षण क्या होते हैं। मान लीजिए बात ये, तो अब एग्ज़ाम 2 दिन में, तो पेट में गुड़गुड़ होना, बटरफ्लाई इसको बोलते हैं, नींद नहीं आना, मन में टेंशन रहना, जी घबराना, उल्टी का सा मन करना बहुत ज़्यादा आता है, गला सूख जाता है या बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, और फिर पता नहीं कल क्या होगा, एग्ज़ाम में क्या कर पाऊँगा। ये एक बहुत कॉमन सी होते हैं जी। तो इनसे बचना कैसे है? जैसे सर ने कहा कि 24 घंटे पहले आप अपनी बुक्स वगैरह बंद कर दीजिए। उसका कोई ज़्यादा औचित्य नहीं है या कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला वो नहीं है। बजाय इसके कि हाँ, आप कुछ अपना टेम्पो मेंटेन करने के लिए कुछ 1-2 पेपर कर सकते हैं। फिर रात को अच्छा सा नींद लेना है, एकदम से फ्रेश होकर के, कि कम से कम अपने को ये रखना है कि 6 से 8 घंटे की नींद अपने को लेनी है। दूसरा, डाइट है वो हल्की डाइट रखनी है। तीसरा, अकेले रहने के बजाय अपने पेरेंट्स के साथ में या दोस्तों के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक करते हुए, बहुत अच्छी बात, गौर करने लायक बात, ताकि अपना जो है डिस्ट्रैक्शन बना रखे। ये तो होगी एग्ज़ाम से पहले की बात। अब जाते हैं अपना एग्ज़ाम सेंटर में। उससे पहले जब अपन सुबह जाते हैं तो अपना जो भी है आईडी कार्ड्स वगैरह हैं या हॉल टिकट हैं, उनको टाइम से आप पहले से रखें, ताकि भागादौड़ी नहीं हो कि यार ये मिल नहीं रहा है। उसमें आदमी ज़्यादा घबराता है, और एक बार जब घबराहट हो जाती है शुरू, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। फिर एग्ज़ाम सेंटर में चले गए, आप एग्ज़ाम में अपने टाइम से जाके बैठ जाओ, 2 मिनट आंखें बंद करके थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। पेपर खोलते ही करना नहीं है कि अपने को आंसर आप पहले देखते, ये मेरे को आ रहा नहीं आ रहा है, क्या होगा पता नहीं। एक बार आप सरसरी नज़र से पूरे पेपर को देख लें 2-5 मिनट के लिए, ताकि एक आइडिया हो जाता है आपको कि हाँ मेरे को ये आ रहा है, थोड़ा आदमी रिलैक्स हो जाता है। फिर भी डिस्ट्रैक्शन करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए आप थोड़ा सा मेडिटेशन करके आंखें बंद करके रिलैक्स हो सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका जो एड्रेनलिन ड्राइव हुआ था, जो होता है ना फ्लाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन होता है एग्जाम आते क्या होगा, वो चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी और आपका जो एक स्ट्रेस का लेवल था वो ऑप्टिमल आ जाएगा, तो आप अपना अच्छा सा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। बहुत जी डॉक्टर साहब, बहुत ही साइंटिफिक वे में आपने एग्ज़ाम की साइकोलॉजी को और उसके पहले और बाद के प्रभावों को हमारे साथ साझा किया। निसंदेह विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, आज के इस लाइव की चेयरपर्सन कह सकते हैं, क्योंकि यूथ आज आपको बहुत आशावादी नज़र से देख रहा है। एक माँ के रूप में, एक मेंटर के रूप में मुझे आप सभी को ये बताते हुए गर्व है कि दैनिक भास्कर जैसे बड़े न्यूज़पेपर के नेशनल एडिटर आपके वीडियो को शेयर करते हैं, 3-3, 4-4 सेंटर के मिनिस्टर आपके वीडियो को शेयर करते हैं, बहुत ब्यूरोक्रेसी के बहुत बड़े अधिकारी आपके वीडियो को शेयर करते हैं, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज तक से लेकर के जी न्यूज़ तक सारे लोग आपके वीडियो को अपने टीवी चैनल पर दिखाते हैं। तो ये हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे सीकर के लिए गर्व और गौरव का विषय है। हमारे बीच इंदिरा जी गठाला मौजूद हैं, जिनका युवाओं को नसीहत देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पे और सारे चैनल्स पे बहुत वायरल हो रहा है। तो आपकी बात सुने उससे पहले, चूंकि आज आप प्रिंस एजुकेशन हब पधारी हैं और हम सबका मार्गदर्शन करने वाली हैं, तो आपका स्वागत हम करना चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि संस्थान के डायरेक्टर जोगेंद्र सुंडा सर भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे CMD राजेश ढीलन सर भी मौजूद हैं, आप भी ज्वाइन करें, हमारे MD रमाकांत स्वामी सर भी मौजूद हैं, आप भी स्वागत की इस रस्म को ज्वाइन करें और उसके बाद में हम लाइव सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरे शिक्षा नगरी सीकर की ओर से आपका स्वागत था। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देश का चर्चित चेहरा बनने के लिए। एज ए गार्जियन
क्योंकि आपके बच्चे बहुत सक्सेसफुल हैं और आप युवाओं को और टीनेजर्स को समय समय पर मार्गदर्शित करती रहती हैं। आपका पहले भी एक संस्थान के वार्षिकोत्सव का वीडियो बहुत वायरल हुआ था, बहुत लोगों ने, अभिभावकों ने उससे सराहा था। तो एक गार्जियन के रूप में, एक अभिभावक के रूप में 2 दिन बाद में एग्जाम है, आप क्या नसीहत देना चाहेंगे? स्पेशली बच्चों को तो हम बता देंगे, पेरेंट्स को आप क्या नसीहत देना चाहेंगे? ये सबसे पहले तो आपके स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पेरेंट्स को मैं स्पेशली कहना चाहती हूँ, जब मैं स्कूल्स में जाती हूँ, पेरेंट्स जहाँ होते हैं फंक्शंस वगैरह में, पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा प्रेशर बनाने की आवश्यकता नहीं है और रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये चाहते हैं बच्चा मेहनत करे, हम ये चाहते हैं कि बच्चा अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे। जी, हर बच्चे की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी अलग होती है। एक टीचर 40 बच्चों को पढ़ाता है, 40 बच्चे 1 से मार्क्स नहीं ला सकते। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि बच्चों का कंपैरिजन करते हैं। और मैं मदर्स से कहती हूँ, आप इमेजिन कीजिए, आप बच्चे को झट से कहते हैं देखो वो शर्मा जी का बेटा इतने मार्क्स लाया, गुप्ता जी की बेटी इतना मार्क्स लाई है। अगर आपका बेटा आपको 2 दिन भी कंपेयर करे कि उसकी मम्मी इतनी अच्छी हैं, मेरे फलां दोस्त की मम्मी इतनी अच्छी हैं, तो आप कितना हर्ट फील करेंगे। तो ये कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हर बच्चे का टर्न ऑफ माइंड अलग होता है और हम आध्यात्मिक लोग हैं, तो हमें हो सकता है ईश्वर ने उसके लिए कोई दूसरा रास्ता तय कर रखा हो, कोई दूसरी मंजिल तय कर रखी हो जी। और जिंदगी एग्जामिनेशंस की एक सीरीज है। अभी आई एम 58, मैं लगभग अभी हो जाऊंगी 23 जुलाई को 58 साल की। तो अभी भी मुझे कई बार फील होता है कि ये तो एक परीक्षा है और मुझे इसमें कैसे ना कैसे पास होना है। तो नीट का एग्जाम, दिस इज ओनली वन ऑफ द एग्जामिनेशंस। ये एग्जामिनेशंस की लंबी श्रृंखला में से एक है। ये जिंदगी का लास्ट और फाइनल एग्जाम नहीं। तो हमें इंश्योर करना चाहिए बच्चे ने अपनी कैपेसिटी के अनुसार किया और बच्चे को ये बताना चाहिए, आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैंने जितनी मेहनत की है उसका फल मुझे मिले। इतनी प्रार्थना करनी चाहिए। जैसा अभी डॉक्टर साहब रामचंद्र जी बता रहे थे, बच्चे को हड़बड़ाहट नहीं हो, सेंटर के लिए घर से टाइम पर निकले, ये सब हमारी ड्यूटी है। और बच्चे को भी समझाना चाहिए कि आपकी सक्सेस से ज़्यादा आप हमारे लिए प्रेशियस हैं। और बच्चे को हम ये सिखाएं कि नो अपॉर्चुनिटी इज़ लास्ट इन लाइफ। जिंदगी में दरवाजे हमेशा होते हैं, जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं। बहुत से लोग रिटायरमेंट के बाद काम करके वो मुकाम हासिल करते हैं जो उन्होंने अपनी पूरी सर्विस में नहीं किया होता। ये बच्चे को बताना चाहिए और बच्चे को ये बताना चाहिए कि हमारे लिए आप कीमती हैं। आपसे ज़्यादा, आपकी लाइफ से ज़्यादा, आपकी हैप्पीनेस से ज़्यादा हमारे लिए कीमती कुछ भी नहीं है। उसको एटमॉस्फेयर अच्छा देना चाहिए पढ़ाई का। और इस बारे में मैं जोड़ना चाहती हूँ सीकर के बारे में। सीकर एक नया एजुकेशन हब बनकर उभरा है और जो चीज़ मैंने महसूस की, बहुत से गार्जियन से मेरी बात होती है, सीकर ना तो एक इंडस्ट्रियल सिटी है जैसा कि कोटा है, ना ये जयपुर दिल्ली की तरह कोई मेट्रो सिटी है जी। बेसिकली ये ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ के लोगों का जो नेचर है वो ग्रामीण एरिया का नेचर है। इसलिए यहाँ जहाँ भी, चाहे वो हॉस्टल में बच्चे रहें, चाहे वो पीजी में रहें, किराए पे रहें या टीचर्स हैं, उनकी अप्रोच इमोशनल है, उनकी अप्रोच प्रोफेशनल नहीं है। अपनत्व है उसमें, केयर की भावना है। वो बच्चे को कोई गिनती से नहीं देखते, उसके साथ जुड़ने की कोशिश करते। ये फ़ायदा है सीकर में, ये स्पेशल चीज़ है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और पेरेंट्स से निवेदन करती हूँ बच्चे को समय दें, उसके प्रेशर को कम करने की कोशिश करें, क्योंकि जो वो पढ़ना था वो पढ़ चुका। अब आप उसको कहते हैं तुम्हारा सिलेक्शन होना ही चाहिए, तुम्हें तो ऐसा करना ही है, तो इससे उसकी परफॉर्मेंस में कोई मदद नहीं मिलेगी। अब आप उसको इजी रखने की कोशिश कीजिए, हल्की फुल्की बात कीजिए, उसके साथ मजाक कीजिए, कोई भी किस्से फैमिली के शेयर कीजिए, खुश रहिए, उसको बताइए कि ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, सबके लिए वो कितने वैल्यूएबल हैं। ये सब चीज़ें पेरेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए। जी मैडम, थैंक यू। बड़े मैथ से पहली वाली रात प्रैक्टिस नहीं की जाती है, खुद को मेंटेन रखा जाता है और कुछ ऐसा ही मैडम आप सभी के साथ साझा कर रही थी।
मुझे हिटलर का एक कथन याद आता है। वो अक्सर कहा करते थे कि मैं हर जंग 2 बार जीतता हूं, पहले दिमाग में और उसके बाद में मैदान में। वो ये भी कहते थे कि वो एक भी जंग जो पहले मैंने मेरे दिमाग में जीती है, मैदान में नहीं हारी है। एग्जाम भी पहले दिमाग में विनिंग वाली सिचुएशन होती है। अगर आप दिमाग से इतने मजबूत हैं कि अपनी जीत को आपने स्वीकार कर लिया, तो इम्तिहान में भी निसंदेह आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो मैं फिर से डॉक्टर साहब तक आना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, बच्चे बहुत मजबूत कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में घुसेंगे, लेकिन वो 3 घंटे और 20 मिनट वो किस तरह से बिताएं और एग्जाम को अटेम्प्ट करने की उनकी अप्रोच क्या हो कि जब वो बाहर निकलें तो विनिंग सिंबल के साथ निकलें। तो मैं इस बात को औकार सर आपकी बात से आगे बढ़ाता हूं। जैसे आपने हिटलर का एग्जाम्पल दिया जी, युद्ध को दो चरणों में लड़ने का, जी, ठीक उसी तरीके से मैं पीसीपी प्रिंस के पिछले दिनों के एग्जाम्पल्स बताना चाहूंगा। जब भी अवार्ड सेरेमनी होता जी, तो मैं बच्चों को मोटिवेट करता कि आपको आगे जाके लाख रुपए का केस अवार्ड लेना है जी। तो ऐसे कई बच्चे आते हैं जिसमें हमने ऑल इंडिया रैंक्स टॉपर्स के लिए 21 लाख का अवार्ड घोषित कर रखा था जी। तो कई बच्चे आते हैं जिन्होंने कहते सर लाख नहीं 21 लाख लेके जाऊंगा। क्या बात। इतना सुनते ही मुझे लगता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस देखिए, और ये कॉन्फिडेंस निश्चित रूप से तैयारी से आता है, लेकिन इस कॉन्फिडेंस की परफॉर्मेंस अलग ही आती है जी। इसलिए पहली चीज, जैसा आपने चारों तरफ आज के दिन गुड लक सीकर जाओ और जीतो जी, तो जो बच्चों को पॉजिटिव मैसेज दिया है, तो पहला पॉजिटिव मैसेज तो बच्चों के लिए एक ही है कि जाओ और जीतो। आपकी किसी न किसी रूप में, या तो सिलेक्शन के रूप में या अनुभव के रूप में, आपकी जीत सुनिश्चित है जी। अब बात आती है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पेपर अटेम्प्ट, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। मैं बच्चों को अक्सर ये कहता हूँ, यद्यपि जेई और नीट का तरीका अलग अलग होता है, फिर भी नीट के बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे लेवल के माने जाते हैं, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को मैं कंपैरिजन करता हूं क्रिकेट के गेम की बाउंसर बॉल बोलते हैं, कौन सी बाउंस बोलते हैं, बाउंसर बॉल की तरह। हर एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस क्रिकेट की बाउंसर बॉल की तरह आते हैं, और आपने देखा होगा क्रिकेट का जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो बाउंसर बॉल्स को बड़ा कॉन्फिडेंटली, बड़ा स्मूथली मूव करवा देता है, अपने आप को सुरक्षित रख लेता है, और उस 2-3 बाउंसर के बाद में उस बॉलर की ऐसी धुलाई करता है कि बॉलर जिंदगी भर याद रखता है कि मैंने बाउंसर फेंके थे। सेम स्थिति एग्जामिनेशन में है। आप जो ही पेपर अटेम्प्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल सकते हैं क्रिकेट की बाउंसर बॉल की तरह, आप उसमें बिल्कुल भी इंगेज मत होइए, उन क्वेश्चंस को तुरंत साइड में रख दीजिए और आगे बढ़िए। पेपर कौन सा सबसे पहले करना है ये आपकी व्यक्तिगत चॉइस है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट सबसे पहले करते हैं उसको आप एक बार सरसरी नजर से देख लें। कई बार हो सकता है, बेसिकली पिछले 2-3 सालों से नीट का पेपर बहुत इजी आ रहा है। मैं तो बच्चों से कहता हूं कि पटवारी से भी ज्यादा इजी आ रहा है। और आज के दिन डॉक्टर बनना आसान है, पटवारी बनना मुश्किल है, क्योंकि पटवारी में सिलेबस कुछ भी डिफाइंड नहीं, कहीं से कुछ भी दे देते हैं, तो जो पढ़ा उसी में से क्वेश्चंस आएंगे। फिर भी 5% 2% चांसेस, अगर कोई सब्जेक्ट आप जो फेवरेट है उसका ही सपोज कीजिए पेपर हार्ड आ गया, तो उस पेपर को सबसे पहले करने की जरूरत नहीं, आप कुछ क्वेश्चन से आइडिया ले सकते हो, दूसरे सब्जेक्ट पे जा सकते हो। अदरवाइज बेस्ट थीम ही है कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, फर्स्ट ग्लांस में जहां पे आपको क्रैक करने का लगता है वहां क्रैक करो, अदरवाइज छोड़ो और आगे बढ़ो। उसके बाद में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज कहना चाहूंगा वो होती है मेंटल स्टेबिलिटी। जी, आप देखिए एक राजा का राज दरबार में बैठने का तरीका और एक राज दरबार में और कौन होते हैं, दरबारी का बैठने का तरीका, उसमें दिन रात का अंतर होता है। राजा क्योंकि राजा है तो बड़े दबंग तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ बैठता है। मैं राजा से तुलना आपकी इसलिए कर रहा हूं कि एग्जाम में आपको भी राजा बनकर जाना है। एग्जाम हॉल में इतने कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है, उस कॉन्फिडेंस के साथ बैठ के पेपर को बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ सिंपल तरीके से, जैसे आप अपनी होम एग्जाम्स अटेंड करते हैं। मैं बताना चाहूंगा पीसीपी प्रिंस में पिछले 1 महीने में, केवल 1 महीने में लगभग 150 टेस्ट लगे। पीसीपी के बच्चों ने पिछले दिनों में, कुछ दिन तो ऐसे हैं जिनमें
एक दिन में 4 टेस्ट दिए, 3 घंटे का एक टेस्ट, 4 टेस्ट के 12 घंटे क्वेश्चन पेपर्स दिए और शाम को उन्हीं का अवार्ड सेरेमनी हुआ है। सुबह 5:30 से लेकर के रात को 9:30 बजे तक कंटिन्यू एग्जाम, और वो सिर्फ इसलिए कि बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, एग्जाम फोबिया निकल जाए और उसके लिए पेपर देना एकदम सिंपल चीज हो जाए। इसलिए फाइनल मैसेज मेरा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इतना ही है कि जितना आप एग्जाम को होम एग्जाम की तरह लेके चलेंगे, आपके 20, 30, 40, 50 नंबर तो पेपर अटेम्प्ट करने के कॉन्फिडेंस और मेंटल स्टेबिलिटी से ही बढ़ जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं फिर कहूंगा कि आप पूरे कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, और कॉन्फिडेंट इसलिए लग रहे हैं मैडम, साल भर में पीसीपी के बच्चों के आज सुबह ही हम जोड़ रहे थे 258 टेस्ट हुए हैं, 258 टेस्ट। तो बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ जी, चूंकि आप बात डॉक्टर साहब ने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर की शुरू कर दी है, तो कुछ हर एग्जाम के डूज और डोंट्स होते हैं, किस रूप में वहां पहुंचना है, क्या लेकर के जाना है, इनकी बीच बीच में मैं चर्चा करता रहूंगा। सबसे पहली बात है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि उसका आप कलर्ड प्रिंट आउट ही निकालें। एडमिट कार्ड के 4 पेज हैं। पहला पेज आपके सेंटर से रिलेटेड है, सेंटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसमें है, आपका सेंटर क्या है, आपका नाम, आपकी डिटेल सारी है। सेकंड जो पेज है उसमें एक ब्लैंक स्पेस है, वहां आपको, आपने जब फॉर्म भरा था तब कहा गया था कि एक पोस्ट कार्ड साइज की फोटो आपको रखनी है। उस सेकंड पेज के ऊपर आपको वो पोस्ट कार्ड साइज फोटो, जिसको नॉर्मली 4x6 की फोटो अपन कहते हैं, वो उसके ऊपर पेस्ट करनी है। और अगले जो 2 पेज हैं, पेज नंबर 3 और 4, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस के पेज है। पहले पेज के ऊपर अब आपको जो करना है वो है, ऊपर आपकी एक फोटो लगी हुई है, नीचे फोटो के लिए अलग स्पेस और है, तो वहां जो पासपोर्ट साइज छोटी फोटो है वो आपको लगा करके लेकर के जानी है। आपके लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन उसके ऊपर लगना है, ये ध्यान रखना है। और उसमें एक तीसरा कॉलम सिग्नेचर का है। सिग्नेचर आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही करना है, पहले सिग्नेचर करके नहीं जाना है। ये गलती आप नहीं करें, अक्सर बच्चे कर देते हैं। सिग्नेचर का कॉलम अगले पेज में भी है, वहां भी यही स्थिति रहनी है। सिर्फ पेरेंट्स के सिग्नेचर का एक कॉलम पहले पेज में है, वो आपको अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर करवा करके लेकर के जाना है। दूसरी चीज, क्या साथ लेकर के जाएं, तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें आपको एडमिट कार्ड साथ लेकर के जाना है, एक आपकी फोटो आईडी आपको साथ लेकर के जानी है, और उसमें आजकल सबसे ऑथेंटिक आईडी आधार कार्ड को मानते हैं। आधार कार्ड आपको अपना साथ लेकर के जाना है। कई बार क्या होता है कि आधार कार्ड में नाम में कोई स्पेलिंग वगैरह दूसरी होती है, फॉर्म में आपने दूसरी भरी है, अगर उसमें कोई वेरिएशन हो तो एक साइड आईडी आप और जरूर साथ लेकर के जाएं। आप 12th क्लास का आपका जो बोर्ड का एडमिट कार्ड है, सीबीएसई मार्कशीट वगैरह अभी रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए आई नहीं है, इसलिए 12th क्लास का जो एडमिट कार्ड आप लेकर के जा सकते हैं, पासपोर्ट लेकर जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के जा सकते हैं, पैन कार्ड लेकर जा सकते हैं, कोई भी जी, कोई भी साइड आईडी आप लेकर के जाएं। अगर आपके आधार कार्ड और आपने जो 4 एडमिट कार्ड है उसमें आपसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उनमें वेरिएशन आ रहा है, स्पेशली स्पेलिंग वगैरह में, तो आप उसको साथ में लेकर के जाएं। पेन वगैरह साथ में लेकर के नहीं जाना है, पेन आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही मिलेगा। साथ में आप पानी की एक बोतल लेकर के जा सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए। आप एक छोटा सैनिटाइजर जरूर लेकर के जाएं, ये इंस्ट्रक्शंस में है। मास्क के लिए उन्होंने ये कहा है कि आपको सेंटर पर मास्क अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी आप साथ लेकर के जा सकते हैं। अगर वहां अवेलेबल हो जाता है तो आप उसको वहीं छोड़ दें। ड्रेस कोड इस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह की कई बार अलग अलग चीजें एग्जाम्स में हो जाती हैं, तो वेल डिफाइंड ड्रेस कोड है। आप कोई भी हैवी ड्रेस पहन करके नहीं जाएं। राउंड नेक की टी शर्ट जिसके पॉकेट्स नहीं हो, एक पॉकेट तक चल सकता है, अदरवाइज आपको रोका जा सकता है। नीचे जींस वगैरह नहीं पहननी है, सिर्फ सिंपल लोअर पहनना है, और लोअर भी जिम वाले पैटर्न का नहीं पहनना है जो टाइट पैटर्न के हो, बिल्कुल लूज लोअर पहनना है, और पाँव में शूज नहीं पहनने हैं, सिंपल स्लीपर्स आपको पहन करके जानी है। बिल्कुल एकदम नॉर्मल स्टूडेंट बन करके आपको जाना है। हाथ में न रिस्ट वॉच पहननी है, न अन्य तरह की किसी भी तरह की एसेसरी आपको पहनने की आदत है तो वो एसेसरी भी नहीं पहननी है। इवन कई बार बच्चे कुछ धागे वगैरह ये सारी चीजें हाथों में लपेट करके जाते हैं, इस तरह का आपकी बॉडी पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। एसेसरीज के रूप में आप अगर स्पेक्स लगाते हैं नजर वाला तो वो आप लगा सकते हैं, बाकी कोई भी चीज लगा करके नहीं जाए।
बेटियां जो हैं वो स्पेशली अपने बालों को बनाने के लिए क्लिप वगैरह यानी मेटल रिलेटेड चीजें नहीं होनी चाहिए, वो लगा के नहीं जाए। सिंपल आप रबर बैंड लगा के जा सकते हैं, हालांकि उनमें ये भी कहा है कि बाल खुले रखने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी सिंपल रबर बैंड आप लगा करके जाएं। अगर आपको निर्देश किया जाता है तो वहां इसको हटाया जा सकता है। तो ये मेन चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। अब मैं फिर से डॉक्टर महेंद्र जी खीचड़ तक पहुंचना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आप लोगों ने तैयारी कोटा से की थी लगभग लोगों ने, और आप जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं वो अपने बच्चों को तैयारी सीकर में करवा रहे हैं। इसका मतलब सीकर बढ़ तो रहा है, सीकर पर भरोसा भी बढ़ रहा है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज आपको बुलाया इसलिए गया है क्योंकि आप सीकर मेडिकल कॉलेज के ओएसडी भी रहे हैं, अभी सीकर के सबसे बड़े अस्पताल के आप सुप्रिटेंडेंट हैं, और बदलते हुए सीकर पूरे देश भर से सीकर में बच्चों को आते हुए आप देख रहे हैं, उनको विनर बनकर के जाते हुए आप देख रहे हैं। तो आज सीकर जो शिक्षा नगरी के रूप में उभर रहा है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एज ए डॉक्टर आपने क्या फील किया है? सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं सीकर की जनता और सीकर के साथ में पड़ोसी जो जिलों के लोग हैं उसके साथ साथ मैं खुद को भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे जिले से, जो मैडम ने अभी बताया कि सीकर ना तो कोई इंडस्ट्री में है, लेकिन ये एक ब्रेन इंडस्ट्री है। ब्रेन इंडस्ट्री है, ब्रेन। क्या बात, क्योंकि यहाँ के लोगों ने, एक तो होता है प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग और लॉ की जो पढ़ाई, इसकी कदर पूरे विश्व में है और इसके बल पे पूरे विश्व पे राज किया जा सकता है। जबकि प्रशासनिक जो है उसमें आप एक जिले या एक राज्य उसमें राज कर सकते हैं, पॉलिटिकल तो भी आप एक जिले को एक देश मैसेज दे सकते हैं। तो मैं तो अभी कभी हमारी चर्चा होती है डॉक्टर्स की, तो हम तो यही कहते हैं कि जिस हिसाब से अपन शेखावटी और पूरा इंडिया में जो मेडिकल कल्चर बढ़ रहा है, बच्चे इतने तैयार हो रहे हैं, शायद अगले 15-20 साल बाद में 30 से 35% विश्व की जनसंख्या सीकर और पूरे जो इंडिया की मेडिकल टीम पे डिपेंडेंट हो जाएगी। और अपने लिए ये बहुत गौरव की बात होगी, क्योंकि अगर भारत का जहां नाम आएगा मेडिकल में तो अगला नाम आएगा दुनिया का इलाज भारत करेगा। जैसे मैं पहले छोटा था तो सुनता था कि ये नर्सिंग स्टाफ कहाँ का है, कि केरला से, तो शायद आगे जब पूछेंगे कि ये फलाने देश में, अरब कंट्री में डॉक्टर कहाँ से है, भैया सीकर से। सीकर का मतलब उसने कि सीकर का मूल्यवासी नहीं, यहाँ से पढ़ के निकला। तो ये अपने लिए बहुत ही गौरव की बात होगी। इसी तरह मैं तो कह रहा हूँ कि मेडिकल में अपन बाहर तो भेजेंगे ही भेजेंगे, इसी के साथ अपनी जो मेडिकल फैसिलिटी वो भी बढ़ रही है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज आ गई। अभी भी इस सत्र में ही सीकर मेडिकल कॉलेज से जो हेल्थ यूनिवर्सिटी है उसकी टॉपर हमारे इसी कॉलेज ने जी। तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप एम्स में बहुत बहुत बधाई, और कॉलेजों में जाओ। उसके साथ ही हम आपके स्वागत के लिए जो बच्चे परसों एग्जाम देंगे 36 घंटे में, उसमें 100 बच्चे आएंगे। तो मैं तो चाहता हूँ कि 85 बच्चे जो यहाँ आए मैक्सिमम यहीं से आएँ, ताकि हम उनका स्वागत करें। और इसी के साथ सभी को दोबारा मैं धन्यवाद देता हूँ कि सीकर जो अपना मेडिकल में पूरा राज करेगा। इसी तरह से ये राज करने की वजह है यहाँ के जो लोग हैं, जो पर्दे के पीछे हैं, आप लोगों की टीम है, क्योंकि हर कोई उनका संबंध रहेगा कि आपने एक शुरुआत तो की इस ब्रेन इंडस्ट्री को, एक डाइवर्ट जो दिशा तो दिया ना, जो ये गुरु वाली, कल अभी गुरु पूर्णिमा की ही है, तो आप गुरुओं को हमेशा याद करेंगे। आपको दोबारा धन्यवाद, ये बच्चे आपको हमेशा याद रखेंगे जीवन में। थैंक यू सर। सीकर को एक नई संज्ञा डॉक्टर महेंद्र जी खीचड़ ने दी है, सीकर द ब्रेन इंडस्ट्री। गांव की भाषा में कहूँ तो आपके मुंह में घी शक्कर। सीकर इसी मानिद आगे बढ़े और बढ़ना बनता भी। आज के दिन रेलवे कनेक्टिविटी भी मैडम सीकर की बहुत अच्छी हो गई है, देश भर का बच्चा यहाँ से जुड़ सकता है। जो प्रदेश की राजधानी है जयपुर, उसे महज 1.5 घंटे का समय यहाँ लगता है। अच्छी 4 लेन रोड है। दिल्ली जो देश की राजधानी है वहाँ से भी सीधी कनेक्टिविटी है, और रेलवे कनेक्टिविटी भी, यानी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी के साथ साथ यूपी बिहार के बच्चे खूब आने लगे। जी पूर्वोत्तर के बच्चे भी बड़ी संख्या में प्रिंस एजुकेशन हब में है। तो ये अपने आप में उभरते हुए, बढ़ते हुए सीकर को इंगित कर रहे हैं। तो मैं फिर से आना चाहूँगा डॉक्टर रामचंद्र जी तक। आपने प्री एग्ज़ाम एंड ड्यूरिंग एग्ज़ाम, इन दोनों चीज़ों की बात कर ली। पोस्ट एग्ज़ाम भी एक एग्ज़ाम का साइकोलॉजिकल पक्ष होता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा पेरेंट्स के साथ शेयर करें। जी सर।
सर देखो, ऑब्वियसली एक एग्ज़ाम बड़ा एग्ज़ाम देता है एक बच्चे के लिए, उसके कैरियर को डिसाइड करने वाला है, तो उसके बाद में ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपने कहा था कि 18 लाख बच्चे बैठेंगे और 1 लाख बच्चों का सिलेक्शन होगा जी, तो सबका पेपर बहुत अच्छा जाए, ज़रूरी नहीं है जी, क्योंकि 1 लाख ही सिलेक्शन दें। अब बात ये आती है, जैसे मैम ने कहा था कि हमारे लिए एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, एज ए पेरेंट्स क्या इम्पोर्टेंट है कि बच्चा हमारा कैसा कर रहा है, वो एकदम ठीक है कि नहीं है। तो इसलिए एक बार एग्ज़ाम से बाहर आने के बाद में बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ में डिस्कस नहीं करें कि मेरा पेपर कैसा रहा, तेरा पेपर कैसा रहा, वो एक अननेसेसरीली एक तनाव का कारण बनता है। जी। तो अननेसेसरीली उस चीज़ को आकर के डिस्कस नहीं करें, जैसा हुआ अच्छा हुआ, लेट इट बी, कुछ ही दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। उस चीज़ को लेके परेशानी नहीं करें और कोई गलत कदम नहीं उठाएं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुआ तो आप अपने पेरेंट्स के साथ में, टीचर्स के साथ में डिस्कस कर सकते हैं, ताकि एक स्ट्रेटजी बनाई जा सके कि हाँ अब आपको आगे क्या करना है। दूसरा है कि कुछ बच्चे हैं वो रोने लग जाते हैं, ठीक है, होता है, थोड़ा दुख होता है, बट इस चीज़ को एक ना कि सर दुख है वो बांटने से कम होता है, तो अपने पेरेंट्स के साथ में, टीचर्स के साथ में वो चीज़ें अपने को शेयर कर लेनी चाहिए, ठीक है। आगे एग्ज़ाम एक एग्ज़ाम है, जैसे मैंने बताया कि आगे बहुत सारे ऑप्शन है, ये तो एक एग्ज़ाम है, एक पार्ट है, लाइफ इससे कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इस चीज़ को लेकर के परेशान नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। सभी बच्चों को एग्ज़ाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। अब मैं फिर से मैडम तक पहुंचना चाहूँगा। मैडम, पुराने टाइम में ऐसा होता था कि जब कोई युद्ध लड़ने के लिए जाता था तो उससे पहले एक जश्न का सा माहौल होता था, यानी वो युद्ध लड़ने के लिए बिल्कुल उतावले रहते थे और उनको तिलक करके और बहुत ससम्मान उनको भेजा जाता था। मुझे ऐसा लग रहा है कि 18 लाख योद्धा 17 जुलाई का इंतजार कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है, जैसा पोस्ट इफेक्ट एग्जाम के डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर साहब ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि साल भर बच्चों को बहुत अच्छे से तैयार किया गया है। मैं बधाई देना चाहूँगा हिंदुस्तान भर की तमाम शिक्षण संस्थाओं को जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से तैयार किया है, उन हजारों हजार टीचर्स को जिन्होंने अपने बच्चों की मानित इन बच्चों को पाला है और तैयार किया है, और सब लोगों की मेहनत काबिलियत तक पहुँचे, इस तरह की हम सब की दुआएँ हैं, पूरे प्रिंस एजुकेशन हब की दुआएँ हैं। तो एग्ज़ाम में जब बच्चा जाए तो पूरे उत्साह के साथ जाए, पूरे मोटिवेशन के साथ जाए, आत्मविश्वास से भर करके जाए, क्योंकि आप युवाओं के मार्गदर्शक हैं। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चा एग्जाम को सेलिब्रेट करे। तो अब मुझे लगता है कि टेलोपैथी कोई चीज होती है, यही मैं कहने वाली थी कि पहले जब युद्ध के लिए लोग जाते थे तो उत्सव का माहौल होता था। अब भी हम अपनी जो जैसे ओलंपिक में टीम्स जाती हैं, एशियन गेम्स में जाती हैं, तो उत्सव का माहौल होता है जी। और ये मेहनत का फल मिलने का समय होता है जी। फिर भी एक चीज जो मैं कहना चाहती हूँ, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि एक कहावत है अंग्रेजी की, होप फॉर द बेस्ट एंड गेट रेडी फॉर द वर्स्ट। आप अच्छे की आशा कीजिए लेकिन आप बुरे के लिए तैयार जी। ये हमेशा हमें सोचना चाहिए। हम खेती करते हैं तो हमें थोड़ा सा चांस रहता है कि ओलावृष्टि हो सकती है, हमारी पूरी मेहनत का हो सकता है हमें फल नहीं मिले। इन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए जी। और ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, आपने बहुत सारी चीज़ें बच्चों को बताई, आपको कहाँ साइन करके नहीं ले जाना है। मेरे ख्याल से एक हेल्पलाइन होगी ना, अगर किसी बच्चे को इतना सुनकर भी कोई कंफ्यूजन रहता है मुझे ऐसा करना है, क्योंकि छोटी छोटी चीज से बच्चे परेशान होते हैं, एक हेल्पलाइन भी शायद आपने प्रोवाइड करवा रखी होगी, एंड टाइम तक बच्चे उससे गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये चीजें हमने पहले भी डिस्कस की हैं कि खुशी होनी चाहिए। अब इसके बाद आपकी स्थिति हो जाएगी, या तो आपको इस फील्ड में जाना है या आपको कुछ और चूज करना है, आपको क्या करना है। और एग्जाम हो जाने के बाद मेरे ख्याल से उसकी चिंता करना, जैसा कि आप कह रहे थे, उसकी चिंता करने की या उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अनुमान लगाने से, सारे दिन मार्क्स जोड़ने से, किसी दूसरे के मार्क्स आप पूछते रहें, उससे आपका कोई अगर गलत क्वेश्चन है वो ठीक नहीं होगा, और अगर आपका ठीक किया है आपने वो आपका गलत नहीं होगा। उसके बाद आपको ये सोचना चाहिए, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है क्या मुझे दोबारा ये एग्जाम देना है? अगर मुझे नहीं देना है, अगर नहीं सिलेक्शन होता है, मुझे क्या करना है, किस फील्ड में मुझे जाना है। तो किसी पॉजिटिव चीज में दिमाग लगाना चाहिए। और अगर आप ये सोच लेते हैं एक बार
कि मैं किसी दूसरे फील्ड में भी जा सकता हूँ या मुझे दोबारा भी तैयारी करनी पड़ सकती जी। है। तो जब रिजल्ट आएगा आपके लिए एक शौक की स्थिति नहीं होगी, ना तो पेरेंट्स के लिए, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। नीट एक बहुत सामान्य सा एग्जाम होता है और इसमें चांसेस मिल जाते हैं, और नॉर्मली अगर नहीं होता तो बच्चा दोबारा रिपीट कर लेता है और बहुत आराम से निकाल लेता है, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता करने की वैसे भी जरूरत है। बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, आपको बस ये दिमाग में बिल्कुल सामान्य से बच्चे 55-60% का बच्चा भी मेडिकल कॉलेज कई बार देखा है, बच्चा एग्जाम दे देता है, तैयारी कर रहा होता है, सब लोग उसको पहले से ही डॉक्टर साहब कहना शुरू कर देते हैं तो उसको बहुत प्रेशर आ जाता है। और मैं बच्चों से भी कहती हूँ, आपने जब छठी का एग्जाम दिया होगा आपने बहुत टेंशन ली होगी। आज सोचिए, क्या आपके लिए छठी का एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था? आज क्या फर्क पड़ता है कि उस समय आपके 80% थे या 88 थे। जब आपने 10th का एग्जाम दिया आपको बहुत टेंशन हुई होगी, मेरे 87 ही कैसे आए, 92 आने चाहिए थे। बच्चे रोते हैं कि हम कहते हैं मिठाई खिलाइए, आपके 88 आए, नहीं साहब 92 तो आने ही चाहिए थे। आज आप सोचिए कि आपको आज का पढ़ा हुआ काम आ रहा है, 10th के मार्क्स, आज आपको लगेगा कि उस समय वो एग्जाम उतना बड़ा नहीं था जितना हमने उसको सोचा। तो विश्वास रखिए, ये एग्जाम भी लास्ट एग्जाम नहीं है। जी। आप जैसे ही एग्जाम देते हैं रिलैक्स हो जाइए और सोचिए कि ये तो सोचिए ही मत कि अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आपको क्या करना है, फिर तो अपने आप सब ठीक है। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए, पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए, अगर नेगेटिव आता है तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको तैयार जरूर रहना चाहिए। ये मेरे ख्याल से बच्चे के स्ट्रेस को मैनेज करने का, बाद में जो हम कई चीजें सुनते हैं तरह तरह की नेगेटिव चीजें, उनको रोकने का ये सबसे पॉजिटिव पार्ट है। बच्चे को थोड़ा टाइम देना चाहिए, छुट्टियां मनाने का, ननियाल भेजना चाहिए, दादी दादाजी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और उससे सब ठीक ही होगा। चलिए मैडम, थैंक यू। जैसा कि मैडम ने कहा कि लास्ट टाइम में ओवर स्ट्रेस से बचना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि आपको इस समय सिर्फ अपने पेरेंट्स के संपर्क में रहना है, अपने टीचर्स के संपर्क में रहना है, बाकी किसी के भी बहुत ज़्यादा संपर्क में रहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा ज्ञानी टाइप के लोग इस तरह की चीज़ें आपके लास्ट टाइम में दिमाग में बढ़ने की कोशिश करते हैं कि वो आप में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। दूसरा, आजकल सोशल मीडिया का मैडम जमाना है और बच्चे यूट्यूब पे कुछ भी लास्ट टाइम में तैयारी कैसे करें, क्या करें, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। विशेषज्ञ लोग वो नहीं होते। जो आदमी, मैं कहता हूं कि नीट की पिछली गली से ही नहीं निकला, वो वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाल रहा है, यूट्यूब पे डाल रहा है कि आप लास्ट टाइम ये करें। आप अपने सिर्फ टीचर्स के, अपनी संस्था के संपर्क में रहें, अपने पेरेंट्स के संपर्क में रहें और इस तरह के वीडियोज जो एक्सपर्ट्स के नहीं है, जो विशेषज्ञों के नहीं है, उनसे आप बिल्कुल बचें। एक धीरे धीरे मैं बीच में बताता आपको रहूंगा, आपकी जो पासपोर्ट साइज छोटे वाली फोटो है वो भी आपको 2-3 फोटो एडिशनल साथ लेकर के जानी है, क्योंकि वहां आपकी जो अटेंडेंस शीट आएगी उसके ऊपर भी फोटो लगेगी और वो फोटो वही लगेगी, आपको साथ लेकर के जानी है, जिसके ऊपर आपके साइन होंगे। फोटो वही होनी चाहिए जो आपने नीट का फॉर्म भरते वक्त लगाई थी, जिसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ था, नीचे एक डेट लिखी हुई थी, सेम वही फोटो लेकर के जानी है। अब इसमें कई बार ये हो सकता है कि किसी बच्चे की बाई चांस वो फोटो मिस हो गई है और हो गई है, तो आप उसी यूनिफॉर्म में, घबराने की जरूरत नहीं है, जो ड्रेस पहन करके आपने फोटो खिंचाई थी उसी यूनिफॉर्म में वही नाम लिख करके, वही डेट लिख करके दूसरी फोटो भी क्लिक करवा सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं फिर से इस लाइव को कंक्लूड करने के लिए डॉक्टर साहब आप तक पहुंचना चाहूंगा। जब बात सीकर की हुई है, हमने कहा भी है कि गुड लक सीकर, जाओ और जीतो। तो सीकर जेईई मेन का रिजल्ट आ गया, सीकर जीता है। केवीपीवाई का रिजल्ट आया था, मैं आपको इस मंच के माध्यम से बधाई भी देना चाहूंगा। सीकर से ऑल इंडिया टॉप 10 में मैडम 2 रैंक है, ऑल इंडिया 2nd रैंक पर सीकर है और ऑल इंडिया 9th रैंक पर सीकर है। और आपका मन करेगा हमें बधाई देने का कि दोनों ही बच्चे पीसीपी के, बहुत अच्छा, दोनों ही बच्चे पीसीपी के हैं। तो सीकर से रैंक्स आने लग गई है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ के बच्चे दे रहे हैं, 700+ मार्क्स भी आने लगे हैं, एम्स दिल्ली तक बच्चे पहुंचने लग गए हैं। तो अब पूरा देश सीकर को आशा भरी निगाह से देख रहा है। अब बारी सिलेक्शन की नहीं, रैंक्स की है। उस बारे में डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे और सीकर वासियों को किस रूप में बधाई देना चाहेंगे? तो मैं लाइव को कॉन्क्लूड करने की तरफ ही आगे बढ़ना चाहूँगा और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन शानदार लाइव सेशन ओकार सर आपने कंडक्ट किया, जिसमें प्रोज एंड कॉन्स दोनों को डिस्कस किया, बच्चे की सक्सेस और अगर कुछ कमी रह जाती है उन दोनों के माध्यम आपने बताए। अब इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए फाइनली मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा
कि सीकर और सीकर के बच्चे निश्चित रूप से नीट 2022 में नया इतिहास बनाकर आएंगे, क्योंकि उन सभी ने, सभी टीचर्स ने, सभी संस्थाओं ने, सभी बच्चों ने दिन रात मेहनत की है और उस मेहनत का रिजल्ट जरूर मिलेगा। अब बात आती है रैंक्स की, तो एक समय था जब सीकर इस कंपटीशन मार्केट में सिलेक्शंस की तरफ आगे बढ़ा था, धीरे धीरे सिलेक्शंस की संख्या बढ़ने लगी और अब रैंक का सिलसिला जारी हो चुका है और वो रैंक का सिलसिला अनवरत बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि जैसा मैडम ने बताया कि भाई सीकर में सबसे बड़ी चीज क्या है, मेट्रो से भी अलग और ग्रामीण से टच में अपनत्व का शहर है, जहां बच्चे से इमोशनल अटैचमेंट्स होते हैं और जहां बच्चा भावनाओं के साथ पढ़ता है। इसलिए सीकर ऐसा शहर है जो भविष्य में बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। फाइनली नीट 2022 के एक्सपीरियंस से कहना चाहूंगा कि आपने बहुत मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, आप उस मेहनत को परफॉर्म करने का समय है। रिलैक्स हो जाएं और मस्ती से अपना बेस्ट देके आए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो इस लाइव में हमने सब्जेक्ट की ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं की क्योंकि ये लाइव एक सीरीज के रूप में था। आज से 2 दिन पहले फिजिक्स की हमारी जो एक्सपर्ट टीम है एचओडीज के गाइडेंस में, उन्होंने सब फिजिक्स की बात आपसे की थी, उसके बाद में केमिस्ट्री की बात आपसे अगले दिन की थी और कल ही बायोलॉजी की बात आपसे की है। तो आपको सब्जेक्ट को किस रूप में हैंडल करना है तो आप उस लाइव पर जाकर के सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें देख सकते हैं। ये लाइव सिर्फ कंक्लूडिव लाइव था। अब परसों जैसे ही एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में बच्चों में उतावलापन रहता है कि मेरे कितने नंबर बनेंगे, क्या हुआ है। तो पीसीपी सबसे पहले आंसर की जारी करने का प्रयास करेगा और डॉक्टर साहब की मुस्कुराहट ये कह रही है, टीम पे भरोसा ये कह रहा है कि सबसे पहले जारी कर भी देगा। उसके बाद में पेपर का लाइव सॉल्यूशन अब भी आपको देखने को मिलेगा। तो प्रिंस एजुकेशन हब और पीसीपी सीकर इन दोनों ही पेज पर पेपर का लाइव सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। परसों पेपर खत्म होने के बाद आंसर की आपको मिल जाएगी इन दोनों ही पेजेस के ऊपर। उसके बाद में हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम बच्चों को काउंसलिंग तक सपोर्ट करें। जो भी पेरेंट्स जिनके बच्चों के नंबर कम भी रहते हैं, किसी भी रूप में कम रहते हैं, तो आप पीसीपी से आगे तैयारी के लिहाज से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि पीसीपी वो संस्थान है जो आज सीकर का उभरता हुआ ध्रुव तारा है। पिछले 2-3 साल में जिस तरह के रिजल्ट्स पीसीपी ने दिए हैं, उन रिजल्ट्स की बहुत बुरी प्रशंसा आपने की है और हम हमारी हर एक जिम्मेदारी को क्लासरूम टीचिंग से लेकर के आउटडोर की जितनी भी जिम्मेदारियां उनको बहुत शिद्दत के साथ निभा रहे हैं। तो आपने इस लाइव को देखा, उन अभिभावकों तक, विद्यार्थियों तक पहुंचाने का आप प्रयास भी करेंगे, ऐसी उम्मीद है। और अंत में आप सभी को, देश भर के उन 18 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो 17 जुलाई को अपनी जिंदगी का एक बड़ा इम्तिहान देने जा रहे हैं। ईश्वर करे आप सफल होकर के लौटें। मैं इन शब्दों के साथ, तू चांद है चमकना ना छोड़, तू सूरज है बादलों में ना छुप, अभी तूने हार नहीं मानी है, अभी खुद को आजमाना ना छोड़। 17 जुलाई तक खुद को आजमाएं और उसके बाद में सफल होकर के वापस लौटें, अपने सपनों को साकार करें, अपने परिजनों के सपनों को साकार करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।